बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स, खुशखबरियों और पेशगोइयों के साथ। बड़ी दो खुशखबरियाँ नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और दो ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगने के बाद अब नारा लगाया गया है इमरान खप्पे। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, लेकिन अब इमरान खप्पे का नारा किस तरफ से लगा है, ये बड़ी ज़ोरदार एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत अगले 5 बरसों के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले करने का जो मंसूबा था और जिस मंसूबे के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई थी, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। वो रुकावट किस तरफ से आई है और इसमें सऊदी अरब और चीन का क्या किरदार है, वो क्यों डट कर इमरान खान के लिए खड़े हो गए हैं, और इस हवाले से हमारी जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उनके और जो रूस, चीन और सऊदी अरब के दरमियान और ईरान और अफ़गानिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत अहम मामलात पर बातचीत जारी है और बहुत अहम तरीन शख्सियात हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो पिछले चंद हफ्तों के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ विज़िट कर रही हैं, जिसकी कुछ खबरें तो सीना गज़ट के तौर पर ही बाहर आई हैं और ना शाया की जा सकती हैं और ना हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से और जो कुछ ख़ास खबरें जिस हद तक बताई जा सकती हैं वो लेकर आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो इमरान खान पर सख्तियाँ थी वो उनकी ज़ात की हद तक ख़त्म हो गई हैं। सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बेहतर हो जाएगी अगले चंद हफ्तों के दौरान, ज़राए का ऐसा कहना है। राजदान हल्कों ने बड़ी खबरें दी हैं नाज़रीन, वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारे उन दोस्तों के लिए है कि जिन्हें अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान पर और PTI पर जो सख्तियाँ थी, उनका जो सख्त तरीन यानी मुश्किल तरीन दौर था वो गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हर आने वाला दिन पहले से बहुत बेहतर होगा। जिनके इशारे पर सारा सिस्टम चल रहा है उन्हीं ने कहा है कि अब हम आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि वो अब आम इंतखाबात क्यों करवाना चाहते हैं और आज से चंद माह पहले तक आम इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहते थे और 3 साल के लिए हुकूमत की बातें क्यों हो रही थी। ये अहम वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही कुछ मुबारक बातें भी हैं आपके साथ जो इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। उनमें कुछ मुबारक बातें PTI और इमरान खान के लिए हैं और कुछ मुबारक बातें पूरे मुल्क के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए हैं। नाज़रीन, आपसे जो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और अब बात करते हैं कि इमरान खप्पे का नारा किसने लगाया और क्यों लगाया। खप्पे, नाज़रीन, जो खप्पे है वो सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि चाहिए। जब सिंधु देश के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से कुछ मनफी नारे जो जज्बाती थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखते थे, उनकी शहादत के बाद लाड़काना में, गढ़ी खुदा बख्श में जब इस किस्म के नारे लगे तो जो आसिफ अली जरदारी हैं उस वक़्त उन्होंने बेसाख्ता कहा कि पाकिस्तान खप्पे, यानी ये सारी जो इलाकाई या तासुब की सियासत हमने नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो बहुत ज़ोरदार उन्होंने उस वक़्त नारा लगाया जो वक़्त की ज़रूरत था और उन्होंने वो खिदमत की इस कौम की। उन्हें कौम को भी ये याद रखना चाहिए कि जितना भी उन मुजाहिरों के दौरान और आतिशजनी के दौरान खून बहा था, अगर वो ये नारा ना लगाते तो उससे भी बहुत ज़्यादा खून भी बहता और माली नुकसान भी होता। तो इस पर पूरी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो नाज़रीन, अब क्या सूरत हाल है कि इमरान खान खप्पे यानी इमरान खान चाहिए का नारा कहाँ से लगा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ये नारा ओवरसीज़ लगा है। जो हमारे दोस्त हुक्मरान हैं, सबसे बड़े दोस्त 2 ममालिक हैं पाकिस्तान के, चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से ये अब क्लियर कट नारा लगा दिया गया है। पहले इशारे कनायों में बात होती थी, सुफारती ज़बान में बात होती थी कि जनाब आप एक मुस्तहकम हुकूमत लाएं, 10 साल के लिए, फिर सारे मामलात हम पर छोड़ दें, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब उन्होंने देख लिया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ज़्यादा दबाव बढ़ गया है कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर सारा जो इक़्तिदार है अगले 5 बरसों के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर दिया जाए, तो फिर वो भी खड़े हो गए हैं डट कर।
और साफ साफ लफ्ज़ों में नारा लगा दिया है कि इमरान खान खप्पे, कि अब हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नारा क्यों लगाया, आज हम इस वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मामलात असल में हैं क्या सिर्फ इमरान खान की जो सदर पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी उसी की वजह से अमेरिका को इतना गुस्सा चढ़ गया, या इमरान खान का जो पूरा दौरे हुकूमत था उसमें कुछ बहुत अहम और बहुत स्ट्रेटजिक नोयत के काम हो रहे थे। बल्कि इमरान खान से भी पहले जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे उनके दौर से ये काम शुरू हो गया था। आज हम आपको बिल्कुल अंदर की बातें बताएंगे, इसलिए हमें यकीन है कि जिन लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान की जो आजमाइश है, जो पीटीआई की आजमाइश है, उसका दौर ख़त्म हो चुका है और ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है क्या ये भी कभी ख़त्म होगा और मुल्क कभी पटरी पर चढ़ेगा भी, तो उनके लिए हमने ये खसूसी वीडियो तैयार की है। वो वीडियो ये ज़रूर पूरी सुने तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पस्से पर्दा मामलात हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के फ़ायदे क्या हैं और फिर उन स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की मजबूरियाँ क्या हैं। इस्टेब्लिशमेंट को अब फ़ायदे तो हमने बहुत उठा लिए थे चीन के साथ और सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करके पिछले 40-50 वर्षों में, लेकिन जिस तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात की भी फिर मजबूरियां हैं, इसी तरह इन ममालिक के साथ ताल्लुकात की भी कुछ मजबूरियां हैं और उन्हीं मजबूरियों ने मजबूर कर दिया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर डीप इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इमरान खप्पे के नारे को सुने और उसका एहतराम भी करें। नाज़रीन, मशहूर शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। आप देख लें, अखबारात देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें, आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ना कोई सरगर्मी नज़र आ रही है और ना ही कोई उनका बयान नज़र आ रहा है और ना ही कोई हिकमत अमली वो अवाम को बता रहे हैं कि वो इस मुआशी मसाइल से कैसे निकालेंगे। दूसरी तरफ से जो दबाव बहुत बढ़ गया है और इमरान खान खप्पे का नारा बाज़ाब्ता तौर पर लगा दिया गया है, उसकी वजह से उनसे वादे वईद करने में खुद जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहा है कि अभी आप हमें कुछ टाइम दें क्योंकि मामला बहुत उलझे हुए हैं। ये बात सुनकर नवाज शरीफ के ज़राए कह रहे हैं जो उनके करीब हैं कि उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है कि वो जो सोच कर आए थे वैसी सूरत हाल तो है नहीं। नाज़रीन, ये सारा मामला समझने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि आपको वो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नोयत बताएं कि पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात क्या हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात क्या हैं और पाकिस्तान और तुर्की के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात क्या हैं और पाकिस्तान और रूस के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम होने की तरफ जो पेशरफ्त हो रही थी वो क्या थी, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के फ़ायदे क्या हैं और फिर उनकी मजबूरियाँ क्या हैं। जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात रहे हैं इतना अरसा, तो अगर हमने उसकी वजह से मुफादात उठाए हैं, हमारी फ़ौज को असला मिला है, टेक्नोलॉजी मिली है और हमने कभी फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करके डॉलर कमाए हैं, तो ये तो उसके फ़ायदे हैं, लेकिन फिर उसकी मजबूरियां भी हैं। बहुत से इश्यूज़ पर, कश्मीर के मामले पर, कारगिल के मामले पर, इवन के इसराइल के मामले पर हमें बहुत से स्टैंड अपने ख़त्म करने पड़े हैं अमेरिका की वजह से। तो अगर अमेरिका से हम मुफादात लेते थे तो फिर बहुत से मकामात पर हमें अमेरिका की माननी भी पड़ी है। वही सूरत हाल अब बन गई है कि अगर हमने चीन और सऊदी अरब से मुफादात लिए थे तो अब हमें उन्हें उनकी माननी भी पड़ेगी। अगर उनकी 100% नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम 50% माननी पड़ेगी। और जो ये सोच कर आए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक तरफा ट्रैफिक चलेगी, अब इसको वो भूल जाएं। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चीन और रूस के साथ जो हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात थे उनमें जो सर्द मोहरी आ गई थी, जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो बर्फ़ पिघल गई है। बड़ी मुबारकबाद हम आपको पेश कर रहे हैं कि जो दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में जो बर्फ़ जमी हुई थी वो ख़त्म पिघल गई है और पिघलना शुरू हो गई है। 100% तो नहीं पिघली, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम तो बिल्कुल ही जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जो ये 4-5 लोगों का एक टोला था, उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही अमेरिका की गोद में, अमेरिका की झोली में डाल दिया था, जिससे चीन, रूस, सऊदी अरब सारे हमारे जो दोस्त थे, बाकी दोस्त वो नाराज़ थे। लेकिन अब वो ये सारा मामला कैसे चल रहा था इसकी तफसील हम आपको बताएंगे कि वो क्या ऐसे वाक़यात थे कि जो खुद चीख कर बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अमेरिका की झोली में जा गिरा था।
तो फिर आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। और अब जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं, जो हमने 2 नई खुशखबरियाँ आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, वो जानकर आपको पता चल जाएगा कि अब वो बात नहीं रही। खुशखबरी नंबर 1 ये है कि जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो मशक हुआ करती थी, फ़ौजी मशक दुरोज़बा 1 2 3 4 5 6, वो अब दोबारा अगले साल होने जा रही है। और जो चीन के साथ पाकिस्तान और चीन की जो बहरी मशक हुआ करती थी, ये मशकें कब से जारी थी और फिर इनमें वक्फा क्यों आ गया था, यही आज की एक्सक्लूसिव खबर है इस वीडियो में नाज़रीन। 2 खुशखबरियाँ कि दुनिया की जो बड़ी 2 दिफाई ताकतें हैं, मुआशी ताकतें हैं, चीन और रूस, उनके साथ जो वक्फा आ गया था दिफाई ताल्लुकात के हवाले से, वो वक्फा ख़त्म हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। और जब ये वक्फा भी ख़त्म होगा और बर्फ़ भी पिघलेगी, तो फिर इन स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के हवाले से फिर हमें उनकी ख्वाहिशात का, उनके मामलात का एहतराम भी करना पड़ेगा। और उनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के हाथ पांव बांधकर किसी भी सूरत में आप इन्हें, जो अमरीकी हिमायत याफ्ता सियासी जमातें और सियासतदान हैं, जिन्हें आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के नामों से जानते हैं, पाकिस्तान को वो उन्हें पाकिस्तान को हतमी तौर पर उनके हवाले करने पर वो बिल्कुल सख्त रिएक्शन दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा कि फिर आपके हमारे ताल्लुकात दोस्ताना तो हैं, लेकिन अब ये स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के लेवल से नीचे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सूरत किसी सूरत में कबूल नहीं है, इसलिए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने रवैया भी बदल लिया है कि जो जनवरी 2020 में पाकिस्तान ने चीन के साथ सी गार्डियन के नाम से बहरी मशकें शुरू की थी। जो पहली बहरी मशक हुई थी वो बहीरा अरब में हुई थी और उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे जनाब इमरान खान। दूसरी मशक नाज़रीन, जो पहली मशक जनवरी 2020 में हुई थी, और दूसरी सी गार्डियन मशक जो समुंदरी हमारी जो बहरिया है उसकी, और जो चीन की बहरिया है उनकी जो दूसरी मशक हुई वो हुई थी चीन में, जो शंघाई के करीब उनका समंदर है, वो जुलाई 2021 में हुई थी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि इम्पोर्टेड सरकार आ गई और जो 2022 में मशक होनी थी सी गार्डियन, वो ना हो सकी। नाज़रीन, इसको थोड़ा सा अब हम पहले रूस के साथ जो जंगी मशकें हमारी शुरू हुई थी उसकी थोड़ी सी तफसील बयान करेंगे, फिर पूरी तफसील हम आपको देंगे कि पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात थे वो उनकी गहराई और गहराई क्या थी, उसके हवाले से भी क्या क्या हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे थे, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने अमेरिका से लेना बंद कर दी थी और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका ने हमें देना बंद कर दी थी। तो जब ये सारी बात आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कम से कम चीन के साथ अगर हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ते हैं तो ये हमारी जो दिफाई व स्ट्रेटजिक कुव्वत है उसकी रीढ़ की हड्डी को सख्त नुकसान पहुंचेगा। और ऐसा किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। और यही वजह है कि अब जो फ्री हैंड मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर, वो फ्री हैंड अब नहीं रहा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ ने के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जो बेलगाम ताकत थी, जिसे गॉड फादर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस खोसा थे और आसफ सईद खोसा और बंदयाल थे और बहुत से जो हमारे सीनियर जज साहिबान थे। वो एक बड़ा फैसला हुआ था पानामा लीक्स के हवाले से जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो गॉड फादर का किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क में। तो उस गॉड फादर को जब नथ डाल दी गई तो वो ज़माना किसका था? उस वक़्त आर्मी चीफ थे राहील शरीफ और जो ISI चीफ थे वो थे रिजवान अख्तर। उस दौर में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने रूस के साथ ताल्लुकात का आगाज़ किया था और जो अमरीकी कठपुतली हुकूमत थी नवाज शरीफ की सरबराही में, उसे नथ डाली थी। और उसी दौरान फिर पाकिस्तान और रूस के दरमियान दरोज़बा के नाम से मशकें शुरू हुई। दरोज़बा कहते हैं रूसी ज़ुबान में दोस्ती को। तो फिर उस मशकों का नाम रखा गया दरोज़बा 1, दरोज़बा 2, दरोज़बा 3। तो जो पहली दरोज़बा मशक हुई थी वो चिराट पाकिस्तान में हुई थी 2016 में। वही ज़माना आप याद कर लें नाज़रीन, ये पनामा लीक्स वाला दौर है और उसमें पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक जो अपनी शिफ्ट की थी पॉलिसी प्रो अमेरिकन से
ایک درمیانی لیول پر کہ ہم اسے اب روس کو بھی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ چلائیں گے۔ یہ بڑے طویل وقفے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات جو فوجی حوالے سے تھے ان میں یہ پہلی پیش رفت تھی ناظرین۔ دروزبہ 1 جو ہوئی وہ 2016 میں چیراٹ پاکستان میں ہوئی، دروزبہ 2 2017 میں روس میں ہوئی، دروزبہ 3 18 میں ہوئی، دروزبہ 4 19 میں ہوئی 2019 میں، دروزبہ 5 2020 میں اور دروزبہ 6 2021 میں۔ اس کے بعد یہ دوستی دروزبہ جو 7 تھی ناظرین وہ نہ ہو سکی۔ 2021 کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی جو اگست 2018 میں آئی تھی، یعنی رحیل شریف کا دور آپ یاد کر لیں، اور جو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کا پالتو میڈیا ہے، جن ججوں کو، جن جرنیلوں کو اور عمران خان کو پڑا ہوا ہے پچھلے 4 5 10 سالوں 6 سالوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو وہ یہی نظر آئیں گے کہ یہ وہ شخصیات تھیں جو پاکستان کی یک طرفہ پرو امریکن پالیسی کو تھوڑا شفٹ کر کے ایک بیلنس پر لا رہی تھیں، اور عمران خان بھی ان میں شامل ہو گیا بعد میں۔ اور یہ جو ہمارے جرنیل تھے سابق، رحیل شریف، رضوان اختر، اور جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، جسٹس بندیال، یہ سب لوگ، ان سب لوگوں نے مل کر اس گاڈ فادر کو یا اس افریت کو نتھ ڈالی جس نے پہلے پورے ملک کو قابو کیا تھا اور پھر امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ تو اس کو امریکہ کی جھولی سے نکالنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ایک طاقت لگی، بہت طاقت استعمال ہوئی، اور پاکستان نے اپنا رخ کچھ نہ کچھ چین اور روس کی طرف بڑھایا۔ جس طرح سی گارڈین مشق شروع بھی عمران خان کے دور میں ہوئی اور پھر آخری مشق بھی انہی کے دور میں ہوئی، اور یہ جو دوستی مشق ہے یہ شروع ہوئی رحیل شریف کے اور ثاقب نثار کے اس زمانے میں کہ جب نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور شاہد خاقان عباسی کو لایا جا رہا تھا ایک بطور کٹھ پتلی کے۔ تو اب آپ کو ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان کے کیوں دشمن ہیں، اور ان ججز کے اور ان جرنیلوں کے کیوں دشمن ہیں جو ان کا خاص طور پر یوٹیوبرز ہیں اور جو ان کا میڈیا ہے۔ جو دروزبہ مشق ہے وہ بھی 2024 میں اب دوبارہ شروع ہے، جو دوستی کے نام سے ہوتی ہے۔ اور اب ہم آپ کو یہ خوشخبری دے دیں کہ جو پاکستان اور چین نے نومبر میں بحیرہ عرب میں بحری جنگی مشق کرنے کا فیصلہ کیا، اس پر جو بھارت کا میڈیا ہے اس نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل اور برطانیہ اور امریکہ کے میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں بہت بڑی تعداد میں شائع ہو رہی ہیں۔ آپ کو پاکستانی میڈیا پر اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنا بیرونی ممالک اس پر چیخ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ پاکستان ایک دفعہ امریکہ کی جھولی میں جب امپورٹڈ سرکار نے گرا دیا تو نہ صرف چین کے ساتھ دفاعی مشقیں بند ہو گئیں بلکہ روس کے ساتھ بھی دفاعی مشقیں بند ہو گئیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ بحال ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، اور وہ بات وہی ہے جس کی طرف ہم آپ کو اشارہ کر رہے ہیں۔ اب تو اشاروں کنایوں سے بات بہت آگے نکل گئی ہے ناظرین، اور آپ کو بڑے اہم اعلانات اگلے چند ہفتوں کے دوران ملیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین سب سے بڑی جو مسئلہ ہے کہ اسٹریٹجک کہ جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس میں جو سب سے بڑی چینج آئی تھی، اتنا بڑا سمجھ لیں کہ ایٹمی دھماکہ ہوا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، کہ پاکستان نے جو اس کے جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں، جو ہمارے میزائل ہیں، جو ہمارے جنگی طیارے ہیں، جو بھی ہمارا دفاعی ہمارا جو ساز و سامان ہے جدید ترین، اس کو نشانے پر لگانے کے لیے جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جی پی ایس، وہ ہمارا وہ سسٹم تھا کہ جو ہم امریکی استعمال کر رہے تھے، کہ جو امریکی سیٹلائٹ ہیں، جو عسکری سیٹلائٹ ہیں اور جو دوسرے سیٹلائٹ ہیں، ہم ان سے مدد لے کر ان کے ساتھ ہمارے میزائلوں کا کنیکشن بھی انہی کے ساتھ ہوتا تھا، جب ہمارے طیارے پرواز کرتے تھے تو ان کا بھی انہی کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا۔ تو اس طرح پاکستان ایک مجبور ملک تھا کہ ایک ایسے ملک پر ہمارا انحصار تھا کہ جس نے یہ سارا کچھ اپنا جی پی ایس اور باقی سہولتیں پاکستان سے بھی زیادہ لیول پر آگے جا کر انڈیا کو دے دی تھی۔ جب انڈیا بھی اسی سسٹم میں ہو اور اس کے پاس پاکستان سے ایکسس بھی زیادہ ہو تو پھر اس سسٹم میں رہنا پاکستان کے لیے تو ایک ننگی موت تھی ناظرین۔ تو اس لیے نواز شریف کو تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فوج ہے، وہ خاصی پریشان تھی۔ لیکن جو ہی چینی سسٹم ڈیولپ ہو گیا
तो फिर आपको पता ही है कि इमरान खान तो दलेराना फैसले करने का आदी था, उसने फ़ौरन ओके कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने 2020 में जो अमेरिकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS था उस पर इन्हिसार ख़त्म करके जो चाइनीज़ B2 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उस पर अपना सारा जो हमारे एटमी असासे थे वो भी उस पर मुंतकिल कर दिए। जो हमारे मिज़ाइल्स के फायर करने का सिस्टम था, जो हमारे जंगी तैयारे उड़ते हैं, जो भी आपस का सारा एविएशन का सिस्टम था, और जो दिफाई हमारी आबदोज़ें उड़ चलती हैं, जो हमारे बहरी जहाज़ चलते हैं, जो बाकी हमारी आर्मी की गाड़ियाँ चलती हैं, तो फिर हमने अपना पूरा सिस्टम मुंतकिल कर लिया चीनी सैटेलाइट सिस्टम पर, GPS पर। तो ये बड़ी अहम बात है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको किसी ना किसी एक सिस्टम के साथ अटैच रहना पड़ता है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास तो उस लेवल के जो फौजी सैटेलाइट्स हैं वो तो हैं ही नहीं, क्योंकि जो 40 साल हुक्मरान रहे हैं उन्होंने इस तरफ तो तवज्जो नहीं बनाई दी। उन्होंने तो कोई सैटेलाइट सिस्टम बनाने पर पैसा ही नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ मोटरवे बनाए हैं, अपना जंगला बस बनाई है, और क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनमें उनको पैसा मिले। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी थी कि दुनिया के किसी न किसी मुल्क के साथ तो उसने अटैच होना था, और अमेरिका के साथ जब तक हम अटैच रहे और जब तक इंडिया उसमें शामिल ना हुआ तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था, क्योंकि और किसी मुल्क के साथ हमारा इतना कोई तनाज़ा भी नहीं था, ना अमेरिका के साथ था। लेकिन जब इंडिया शामिल हो गया और ये सारा GPS सिस्टम पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा उनकी रसाई में आ गया, तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। हमारी जो कौमी सलामती है वो कम्प्रोमाइज़ हो रही थी, और इमरान खान ने फ़ौजी जो हमारी क़यादत है उसके साथ मिलकर ये बड़ा फ़ैसला किया और हमने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। तो नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत क्या है। अगर हम फिर दोबारा अमेरिकी सिस्टम पर वापस जाते हैं तो फिर हमारे लिए वही ख़तरा जो भारत के साथ उनकी लिंक है वो तो जारी रहता है। अब हम उसी सूरत में अमेरिकी जो GPS सिस्टम पर जा सकते हैं कि अगर हम खित्ते में भारत को थानेदार मान लें, क्योंकि अमेरिका हमें उतनी एक्सेस देने पर तैयार नहीं है जितनी उसने भारत को दे दी है, और उसने भारत को इलाके का थानेदार भी बना दिया है। तो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम चीनी सिस्टम ये छोड़ दें और अमेरिकी पर चले जाएं। यही वजह है कि अब हमें, अगर इतने उनसे हम फ़ायदे ले रहे हैं तो कुछ उनकी बातें माननी भी पड़ती हैं, और वो बातें भी वही कह रहे हैं जो हमारे अपने मफाद में हैं। और कुछ और नाज़रीन आपको हम आप बता दें कि जो पाकिस्तान को F-16 मिले थे अपना ज़ियाउल हक के ज़माने में 40, और उसके बाद 60 उन्होंने मज़ीद लिए 1990 के अशरे में। उसके बाद पाकिस्तान के पास इस लेवल का कोई तैयारा था ही नहीं, ना ही दुनिया मगरबी यूरोप का कोई मुल्क और ना ही अमेरिका हमें ऐसे जदीद तरीन तैयारे देने पर तैयार था। तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल बनी हुई थी, इसलिए जो JF-17 थंडर जो मुशर्रफ के दौर में बनाने का सिलसिला शुरू हुआ चीन के साथ मिलकर, तो उसमें पाकिस्तान का कुछ बोझ बट गया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान का असल इशू था कि जो JF-17 थंडर है नाज़रीन, ये 1 सीटर तैयारा है और इसकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक ये मार नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को कोई ऐसा तैयारा चाहिए था कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पर जो हमारा समुद्री एरिया है जिसमें समुद्र में आपको दूर तक जाना पड़ता है, तो या इंडिया के अंदर आपको दूर तक जाकर मार करना पड़ती है, तो कोई ऐसा तैयारा हमारे पास होना चाहिए। उस तैयारे के लिए जो J-10C है, जो उनका जदीद तरीन जंगी तैयारा है चीन का नाज़रीन, उसके लिए फिर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और फिर उसका सौदा भी कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जरदारी की हुकूमत आ गई पीपल्स पार्टी की, और फिर नवाज शरीफ की उसके बाद हुकूमत आ गई। तो अगले 10 सालों में नाज़रीन जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर का सौदा था J-10C का, वो पाकिस्तान ने सिर्फ ये बहाना बना कर के जनाब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। आपके पास एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे हैं, मोटरवे बनाने के लिए पैसे हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए पैसे हैं, और क्या कहते हैं कि जंगला बस के लिए पैसे हैं, हर तरह की लूट मार पीरी टैक्सी के लिए पैसे हैं, और पता नहीं क्या क्या स्कीमों के लिए आपके पास पैसे हैं। जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की रीढ़ की हड्डी जो साबित हो सकता था तैयारा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं थे। लेकिन इमरान खान जब आया, और कितना बहरान था, इमरान कितना मुल्क बदहाली में था, लेकिन इमरान खान ने ये बहुत बड़ा जो कीमत थी वो दी,
اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ طیاروں کا پہلا بیچ مل چکا ہے۔ تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اور چین کے تعلقات ہیں وہ کس کے دور میں مضبوط ہوئے اور کس طرح جو بنیادی دفاعی معاملات تھے وہ ان میں پیش رفت ہوئی، وہ صرف عمران خان کے دور میں ہوئی یا رحیل شریف کے دور میں ہوئی۔ تو ان دونوں کے یہ سخت خلاف ہے جو ان کا میڈیا ہے، بکاؤ میڈیا، بھلے وہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، یا ان کے جو پالتو یوٹیوبرز ہیں۔ اس سارے معاملے کو آپ سمجھیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا کیوں امریکہ دشمن ہوا، یا جو اس کے جو پالتو ہیں یا جو امریکی کٹھ پتلیاں ہیں وہ کیوں عمران خان کی دشمن ہوئی۔ تو ناظرین یہ ہم نے تفصیلی اسی لیے آپ کو ویڈیو بنا کر دی ہے تاکہ آپ معاملات کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ جائیں کہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دینا یا امریکی کٹھ پتلیوں کی جھولی میں ڈال دینا، جن کو ہم نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے ناموں سے جانتے ہیں۔ ناظرین چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس حوالے سے جو مزید پہلو ہیں پاکستان، چین، روس، سعودی عرب، ایران، افغانستان، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات اور جو دوسرے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو آپ ہمارے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جو مزید اسی طرح کے ٹھوس حقائق ہیں وہ آپ کے لیے ہم جلد لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس لیے آپ دوستوں سے ہم سے گزارش کریں گے کہ تاکہ ہماری جو اہم ترین ویڈیوز ہیں وہ آپ سے رہ نہ جائیں، آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں تازہ ترین وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں آنا پڑتا ہے اس چینل پر تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے ناظرین، تو ہمارا ہینڈل یاد کر لیں، بہت آسان ہینڈل ہے ہمارے NPUSA کا @NPUSA1، ایک جو ہندسہ لکھنا ہے @NPUSA1 آپ جب لکھیں گے یوٹیوب سرچ میں تو فوراً ہمارا چینل سامنے آ جائے گا، سرچ کریں اور @NPUSA1 لکھیں گے تو چینل سامنے آ جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔